सीटेड पेपर टू सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक का क्लास 7th का यह आपका एक कंप्लीट नोट्स है। इसमें लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक के जितने भी लेसन हैं उन सबके अंदर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें से आपके कुछ ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगा और सुपर रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे बात करते हैं जो लेसन 1 है, और वह लेसन 1 क्या है आपका। लेसन 1 जो है यहाँ पे ना, देखिए क्या दिया हुआ लेसन 1 दिया है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, यानी यहाँ पर हम हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे 1 लाइनर नोट्स, आइए इसको सबसे पहले हम देखते हैं, फिर इसके कुछ ट्रिक्स भी हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इतिहास समय को अलग अलग कालखंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। यानी इतिहास जो है ना वह समय को क्या करता है, अलग अलग कालखंडों में बांट देता है, फिर उसके बाद उसका अध्ययन करता है। दूसरा आपका इसमें है, कह रहा है कि लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, ठीक है ना। और कह रहा है कि इस काल में नए राज्यों और राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है ना। यानी 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में नए राज्यों और राजवंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। और कह रहा है कि इस अवधि में कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। फिर इसी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फारसी, जिसको हम पर्शियन बोलते हैं, प्रशासन की प्रमुख भाषा बन गई। यानी उस समय जब 700 से लेकर के 1750 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो नए राज्यों राजवंशों का जब उदय हुआ तो उस समय कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। तो उस समय में जो भाषा सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख थी, वह भाषा आपकी फारसी थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज उस समय की थी, ठीक है ना। संस्कृत का प्रयोग मुख्यतः धार्मिक और विद्वत कार्यों में होता था। यानी संस्कृत शब्द भी था उस समय, लेकिन संस्कृत शब्द का जो प्रयोग था वह केवल धार्मिक कामों में ही किया जाता था, ठीक है ना। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास मध्य काल में तेजी से हुआ, यानी क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ, लेकिन वह मध्य काल में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है कि इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत अभिलेख, सिक्के और पांडुलिपि और स्मारक हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यानी इतिहास के स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो इतिहास के स्रोत में आपका पहला अभिलेख है, दूसरा आपका सिक्के हैं, फिर आपका पांडुलिपियां हैं और उसके बाद आपका स्मारक है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि जो पांडुलिपि है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पांडुलिपि जो है ना वह ताड़पत्र और कागज पर लिखी जाती थी। यानी पांडुलिपियों को ताड़पत्र पर और कागज पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि मध्यकाल में कागज का उपयोग बढ़ गया। यानी मध्यकाल के समय में कागज का जो उपयोग था ना वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गया। और यात्रियों के विवरण इतिहास के क्या है, प्रमुख यानी महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी यात्रियों के विवरण, बहुत सारे यात्री थे जैसे आपके भारत आए थे, मतलब चाइना से और भी जगहों से, ठीक है ना। तो यात्रियों के जो विवरण हैं वह इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि इस काल में समाज में अनेक नए समुदायों का क्या हुआ, विकास हुआ। वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय, यानी वन क्षेत्रों में जो रहने वाले आपके समुदाय थे उनकी भी भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी उस समय। यानी सबकी अपनी अपनी एक भूमिका रही है, ठीक है ना। तो इन भूमिकाओं पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी एक भूमिका रही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसमें बात करते हैं। कह रहा है कि जाति व्यवस्था के समय के साथ परिवर्तन, यानी जाति व्यवस्था जो है, यानी आज के समय में जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था समय के साथ परिवर्तन हुआ। यानी जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ परिवर्तन हुए थे। व्यापार के विस्तार में नए नगर विकसित हुए। यानी व्यापार के विस्तार से नए नए नगर का क्या हुआ, विकसित हुआ, ठीक है ना। और दिल्ली मध्यकाल का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना। इतिहासकार स्रोतों की तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं। अगला है आपका, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते रहे। मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक विविधता बढ़ी और इतिहास का अध्ययन स्रोतों के आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। यानी इसमें जो आपका लास्ट वाला जो आपका था ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का जो अध्ययन है वह किस पर आधारित है। तो इतिहास का जो अध्ययन है वह आपका आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित होता है, ठीक है ना। अब आइए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से इस लेसन से।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए, यहाँ पे अध्ययन की जो अवधि है यानी जो लेसन 1 है, इसमें हम 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और वहीं पर रही दूसरी बात, प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला तो ये था, यहाँ पे प्रमुख भाषा क्या थी, फारसी थी। और स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्रोत थे इतिहास के जानने के स्रोत तो है आपके अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपि, स्मारक, ठीक है ना। पांडुलिपि, ताड़पत्र एवं कागज, इस पे आपको पांडुलिपियां मतलब लिखी जाती थी, यानी पांडुलिपि को ताड़पत्र और कागज पर लिखा जाता था। और प्रमुख साइट अगर कोई देखा जाए, यानी प्रमुख कह सकते हैं कि राजनीतिक केंद्र कोई था तो दिल्ली था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ ट्रिक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 700 फा अभी सिक्का पांडुलिपि दिल्ली, यानी यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है यह वाला जो आप देख रहे हैं 700, यानी 700 जो है वो मध्यकाल की शुरुआत है, ठीक है ना। यानी 700 जो है वह आपका मध्यकाल की शुरुआत है। फा से आपका फारसी, यानी मध्यकाल के शुरुआत में फारसी शब्द का प्रयोग होता था। और अभी से अभिलेख, यानी अभिलेखों में आपके सिक्के, पांडुलिपि, ठीक है ना। पांडुलिपि जो है वो इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत आपका है। और दिल्ली जो थी वह आपका प्रमुख क्या था, सत्ता का केंद्र था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट है क्या है कि मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है ना। यानी मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक भाषा क्या थी, फारसी थी। इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, पांडुलिपियां हैं और स्मारक है, ठीक है ना। और मध्यकालीन भारत का अध्ययन लगभग किस अवधि में होता है, तो मध्यकालीन भारत का जो आपका अध्ययन है वह 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में होता है, ठीक है ना। तो यह लेसन 1 का आपका क्या था, पूरा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि ये था। अब हम लेसन 2 की बात करेंगे। नहीं देखिए अभी इसमें कुछ बचा हुआ है, पहले इसमें देखिए क्या है, और इसमें कह रहा है कि इतिहासकार अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो इतिहासकार जो है वो आपके अतीत की जानकारी ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मध्यकाल में किस सामग्री पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, तो कागज पे, यानी मध्यकाल के समय में जो पांडुलिपि लिखी जाती थी वह पांडुलिपि कागज पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। यह आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो लेसन 7 है, ठीक है ना, उसका लेसन 2 देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका सोशल साइंस का पूरा नोट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ठीक है ना। तो लेसन 2 क्या है आपका, देखिए लेसन 2 आपका है अध्ययन। यहाँ पर लेसन 2 दिया हुआ है अध्ययन, यहाँ पे जो है अध्याय आपका जो 2 है उसमें दिया हुआ है कि नए राजा और उनके राज्य, यानी यहाँ पर हम नए राजा और उनके राज्यों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं, नए राजा और राज्य में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके वन लाइनर है, तो इसको जल्दी जल्दी हम देखेंगे, ठीक है ना। पहला देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला इसमें दिया हुआ है, और ये क्या है, पहला दिया हुआ है कि 7वीं शताब्दी के बाद भारत में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है ना। यानी 7वीं शताब्दी के समय में बहुत सारे नए राजवंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट प्रमुख क्या थे, राजवंश थे। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र कन्नौज था। पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, यानी पाल वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, गोपाल थे, ठीक है ना। और पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल और देवपाल थे, यानी राजा की बात कर रहा है कि पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे वो धर्मपाल और देवपाल थे। और वहीं संस्थापक की अगर बात करें, यानी पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, ठीक है ना। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपके कौन थे, दंती दुर्ग थे, ठीक है ना। और राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, मान्यखेट थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कौन करता था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, यानी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हमेशा चलते रहे, किसके बीच में, पाल के बीच में, प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में। दक्षिण भारत में चोल वंश सबसे शक्तिशाली राजवंश था, ठीक है ना। चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राज प्रथम थे, ठीक है ना। चोल वंश के जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे, राज प्रथम थे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए देखिए अब कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का और विस्तार किया था, यानी राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल साम्राज्य का विस्तार ज्यादा कर दिए थे, ठीक है ना। और चोल की राजधानी तंजावुर यानी तंजौर थी। चोल शासकों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था, ठीक है ना। चोल प्रशासन में गांव की सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने
तंजावुर में करवाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। चोल काल में सिंचाई व्यवस्था का विशेष विकास हुआ था। मंदिर धार्मिक ही नहीं सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी थे। अभिलेखों में चोल प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है और मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्यों के विकास में भारतीय संस्कृति क्या है, सबसे ज़्यादा समृद्ध है। तो यह जो आपकी मतलब कह सकते हैं कि वन लाइनर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें से कुछ फैक्ट देखते हैं और कुछ ट्रिक देखते हैं। सबसे पहला क्या यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। दूसरा आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में था, तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में था। चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर थी। और प्रसिद्ध चोल शासक कौन थे, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजावुर में है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है कि गो ध दन त्रि राज तंजा, यानी गो से गोपाल, ध से धर्मपाल और दन से दंती दुर्ग, त्रि से त्रिपक्षीय संघर्ष, राज से राजा राज प्रथम और तंजा से तंजावुर, यानी इस लेसन का ये मतलब कह सकते हैं कि पूरा एक निचोड़ है ये। ठीक है ना। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे इस लेसन से जो आपके बनाए गए हैं, और वह कौन कौन से हैं देखिए। पहला है पाल वंश के संस्थापक आपके कौन थे, गोपाल थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कौन करता था, तो पाल, गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी इनके बीच में होता था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा राज प्रथम ने करवाया था। और चोल प्रशासन की राजधानी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो अभिलेख है। तो यह आपका लेसन 2 था, यानी लेसन 2 से यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, आपके नोट्स थे और वन लाइनर आपके कह सकते हैं कि यह नोट्स और कुछ ट्रिक्स थे। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेसन 3 का। लेसन 3 क्या है आपका, लेसन 3 है दिल्ली के सुल्तान, यानी यहाँ पे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत से कौन कौन से आपके वन लाइनर है, चलिए इसको देखते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 में हुई थी, यानी 1206 ईस्वी में आपके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसको आप नोट कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। यह भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट इसमें सब है। ठीक है ना। देखिए दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों ने, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। अब कौन कौन से 5 वंश थे, तो देखिए 5 वंशों में पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, यानी ये 5 वंश जो थे ना वो दिल्ली सल्तनत के क्या है, कह सकते हैं कि शासन करने वाले हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत को काफी मजबूत बनाया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। और यह काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की मतलब दिल्ली की मतलब शासक रही है, पहली महिला शासक रही हैं। ठीक है ना, जिनका बहुत विरोध भी हुआ था। ठीक है ना। और 4 साल के बाद उनको मतलब 4 साल तक थी ये, 4 साल के बाद उनको अपनी गद्दी से हटना पड़ा था। ठीक है ना, विरोध की वजह से। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है ना। और बलबन ने रक्त और लौह नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई। ठीक है ना। यह आपके इंपॉर्टेंट है, सब एक एक करके इसको आप लिखते रहेंगे। यानी बलबन ने क्या किया था, रक्त और लौह नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण यानी मार्केट कंट्रोल की नीति को क्या किया था, लागू किया था। किसने, बलबन ने मार्केट मतलब कंट्रोल पॉलिसी उसने लाया था। ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का क्या किया था, अस्थाई सेना को मजबूत बनाया था। जो उसकी अस्थाई सेना थी उसको काफ़ी मजबूत उसने बनाया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था उसने। मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी भी जारी किया था। तो ये क्वेश्चन है, टोकन करेंसी किसने जारी किया था, तो टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों, बागों और अनेक नगरों का क्या किया, निर्माण कराया। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई, तो आगरा नगर की स्थापना कराई थी सिकंदर लोदी ने।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है ना। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी 1526 में जब पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तब जाकर के कहीं मुगल साम्राज्य की स्थापना आपके भारत में हुई थी, यानी 1526 में, ठीक है ना। और कह रहा है कि कुतुब मीनार की निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया, ठीक है ना। शुरू तो किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नींव उसने डलवाया था, लेकिन उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और स्थापत्य कला का गहरा प्रभाव डाला। तो यह आपके कुछ क्या थे, आपके पूरा एकदम इंपॉर्टेंट आपके थे लेसन 3 का, ये दिल्ली सल्तनत का। आइए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए और कुछ क्वेश्चंस देखिए, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट दिया हुआ है कि स्थापना की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की बात करें, अगर स्थापना की बात करें तो 1206 में हुआ था। प्रथम सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तुगलकाबाद करना चाहता था वो, ठीक है ना। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अंतिम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था। और पानीपत का युद्ध आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और इस लेसन से आपका जो ट्रिक है वह क्या है, आपका कुल रजी खिल तुग लो 1526, इसको देखिए, यानी कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल से आपका इल्तुतमिश, रज से रजिया सुल्तान, खिल से अलाउद्दीन खिलजी, तुग से मोहम्मद बिन तुगलक, लो से इब्राहिम लोदी। और 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी आपकी 1206 में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो पहली महिला सुल्तान आपकी रजिया सुल्तान। और बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, बाजार नियंत्रण यानी मार्केट कंट्रोल। और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में, ठीक है ना। यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे इस लेसन के पूरा, ठीक है ना। अब चलिए अब लेसन 4 की हम बात करेंगे। और लेसन 4 आपका क्या है, लेसन 4 आपका है मुगल साम्राज्य, यानी हम यहाँ पे मुगल एम्परर की बात करेंगे, यानी द मुगल एम्परर। यानी इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, यह सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला जो नोट्स है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है ना। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की कब, 1526 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। बाबर ने प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। और बाबर के बाद हुमायूं मुगल सम्राट बने। शेरशाह सूरी ने कुछ समय के लिए हुमायूं से सत्ता छीन ली थी, ठीक है ना। और हुमायूं के बाद अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बने थे। अकबर को महान मुगल शासक माना जाता है। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, ठीक है ना। यानी अकबर के जो संरक्षक थे, मतलब वैसे तो अकबर बहुत ही कम उम्र में राजा बन गए थे, लेकिन उसके किसके संरक्षक में, तो संरक्षक जो थे बैरम खां, यानी बैरम खां के संरक्षक में यह राजा बने थे। दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। अब ये मनसबदारों को पद यानी मनसब और सैनिकों की संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अकबर के सुलह ए कुल यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी। यानी अकबर जो था वो सभी धर्मों के प्रति समान नीति मतलब उसने अपनाया था, मतलब सबको एक समान ये देखता था अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर जो था वो जजिया कर जो लगा था, ठीक है ना, उसको समाप्त कर दिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे।
अबू फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, रचना वाला, रचना से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो रचना इसमें आप एक बार फिर देख लीजिए कि अबू फजल जो था वो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। और अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब शासक बना था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था और मुगल साम्राज्य में भूमि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मुगल यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका, और इसमें कह रहा है कि मुगल काल में कला, स्थापत्य और चित्रकला और साहित्य का विशेष कह सकते हैं कि विकास हुआ था, ठीक है ना। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे एक बार अपने पास, ठीक है ना। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं और कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना की, बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्थापना जो हुआ था आपका, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था आपका 1526 में। उसके संस्थापक थे आपके बाबर। महान शासक कौन था मुगल साम्राज्य का? अकबर था। मनसबदारी व्यवस्था किसने लाया था? अकबर ने, ठीक ना। सुलह कुल यह अकबर की ही एक थी। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब था, ठीक है ना। यानी मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह औरंगजेब था। पहला शासक आपका बाबर था और सबसे शक्तिशाली अकबर था, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर दिया है ना, बाहु अक जहां शाह और, यानी बा से बाबर, हु से हुमायूं, अक से अकबर, जहां से जहांगीर, शाह से शाहजहां और औरंग से औरंगजेब। एक और इसका मतलब ट्रिक होता है भजसा, उसको भी आप नोट कर लेंगे। भजसा यानी यहाँ पे बी से बाबर, ए से यहाँ पे एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। यानी एक भजसा भी एक आपका क्या है, ट्रिक है। ये पूरा मतलब कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के लोगों का यह ट्रिक याद करने का, ठीक है ना। भजसा नोट कर लेंगे, भजसा, BHA, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं क्या है, भजसा, BHAJSA, इसको आप नोट कर लेंगे। यानी बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब, ठीक है ना। यानी भज सा, ठीक है ना। यह भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको नाम को याद करने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की, शुरू किया? अकबर ने। सुलह कुल की नीति अपनाई? अकबर ने। अकबरनामा किसने लिखा? अबू फजल ने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, ठीक है ना। तो यह इसके क्या थे, आपके शॉर्ट कर सकते हैं कि कुछ मतलब प्रश्न थे। और कुछ इसमें सीटेड सुपर रिवीजन में आपको कुछ करके मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे आपका 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है ना। किसके युद्ध हुआ था? बाबर ने किया था, बाबर, ठीक है ना। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी ये अकबर ने लड़ा था। और मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लाया था। और सुलह कुल भी अकबर ने लाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था, ठीक है ना। यह कुछ आपका सीटेड का सुपर रिवीजन है, जिसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लेसन 5 की, ठीक है ना। लेसन 5 में कौन कौन से आपके ऑनलाइन नोट्स है, काफी इंपॉर्टेंट। तो लेसन 5 क्या है आपका? लेसन 5 है आपका शासक और इमारतें, यानी रूलर्स और बिल्डिंग। यानी यहाँ पे शासकों और उनकी बनाई गई इमारतों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में शासकों ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया। इमारतें शासकों की शक्ति, समृद्धि और धार्मिक आस्था का प्रतीक थी। किले, महल, मस्जिद, मकबरे, मंदिर और बावड़ियों प्रमुख स्थापत्य रचनाएं थी। बावड़ी मतलब होता है कुआं, ठीक है ना। और मेहराब, जिसको अर्च बोलते हैं, और गुंबद यानी डोम मध्यकालीन क्या कहते हैं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। यानी डोम लाइक स्ट्रक्चर जो थी, मतलब एक गुंबद के आकार का कह सकते हैं कि उस समय इमारतें काफी तरह बनाई जाती थी। और आज भी अगर आप देखेंगे मस्जिद, मंदिर, मस्जिदों का जो ऊपर का जो शेप होता है वो डोम लाइक होता है। और मंदिरों में भी ऊपर कहीं कहीं पे आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली के सुल्तानों ने भारतीय और इस्लामी स्थापत्य श्रेणी का मिश्रण विकसित किया। यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे वह भारत और इस्लाम दोनों के मतलब कह सकते हैं स्थापत्य शैली का मिश्रण क्या किया था, विकास किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया और इल्तुतमिश ने उसे क्या किया, पूरा किया। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। मुगल काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ।
हुमायूं का मकबरा भारत का पहला भव्य उद्यान 4 बाग शैली का मकबरा माना जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में बनवाया, ठीक है ना। और ताजमहल आगरा में स्थित है। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, ठीक है ना। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। मध्यकालीन इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। शिलालेखों और अभिलेखों से इमारतों के इतिहास की जानकारी मिलती है। मंदिर और मस्जिद केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे, ठीक है ना। यह सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार नोट करते हुए चलेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि मंदिर और मस्जिद केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र थे और स्थापत्य कला से उस समय की तकनीकी और संस्कृति का पता चलता है। मध्यकालीन स्मारक भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है ना, सांस्कृतिक धरोहर है उस समय की। चलिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट में आपका क्या है, पहला फैक्ट आपका है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना, और उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने मतलब किया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ आपका सीटेड ट्रिक्स हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कु अला तुग फतेह ताज लाल, यानी कु से कुतुब मीनार, अला से अलाई दरवाजा, तुग से तुगलकाबाद, फतेह से फतेहपुर सीकरी, ताज से ताजमहल और लाल से लाल किला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। और मध्यकालीन स्थापत्य की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है? मेहराब और गुंबद। उस समय का ये स्ट्रक्चर ऐसे गुंबद और मेहराब होते थे, यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा वीडियो ये है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेसन जो आपका है लेसन 6, और वह है आपका क्या है? लेसन 6 आपका है नगर, व्यापारी और शिल्पी। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्स पर्सन्स की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं? देखिए, पहला, मध्यकाल में अनेक नए नगरों का विकास हुआ। नगर व्यापार, शिल्प और प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के आसपास भी नगर विकसित हुए। दिल्ली, आगरा, लाहौर और अहमदाबाद प्रमुख मध्यकालीन नगर थे। शिल्पकार यानी जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते थे। बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार और बढ़ई प्रमुख शिल्पकार थे। व्यापारी जो थे वो देश विदेश से वस्तुओं का व्यापार करते थे। भारत में मसाले, सूती वस्त्र, रेशम और कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। समुद्री व्यापार में भारतीय बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका थी। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। यानी जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी और एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रमुख व्यापारिक नगर भी था। सूरत मुगल काल का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, ठीक है ना। सूरत जो था वह मुगल काल के समय का सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना, पोर्ट था ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि मसूलीपट्टनम यानी जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं वो दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना। और कालीकट जो कि कोझिकोड मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अरब, फारसी, यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे, ठीक है ना। अरब, फारसी और यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए। शिल्पकारों की वस्तुओं की विदेश में बड़ी मांग थी। नगरों में बाजार आर्थिक गतिविधियां क्या थी? प्रमुख थे। व्यापार के विकास से नगरों की समृद्धि बढ़ी और मध्यकालीन नगर सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमुख केंद्र थे। व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और नगर, व्यापारी और शिल्पकार एक दूसरे पर निर्भर थे। यानी नगर, व्यापारी और शिल्पकार ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या थे? निर्भर थे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला, विजयनगर जो दिया है यहाँ पे, विजयनगर
की राजधानी हम्पी है। प्रमुख बंदरगाह सूरत। दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह मसूलीपट्टनम। मसालों का प्रमुख बंदरगाह कालीकट। और मुख्य निर्यात आपके मसाले, सूती वस्त्र और रेशम का, ठीक है ना, भारत से जो होता था निर्यात। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक है। हु सू म का, यानी ह से हम्पी, आपका स से सूरत, म से मसूलीपट्टनम, का से कालीकट। कुछ विशेष प्रश्न है आपके। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। मुगल काल का प्रमुख बंदरगाह सूरत। मसालों के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह आपका प्रसिद्ध है? कालीकट। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? मसूलीपट्टनम। मध्यकालीन नगर किस गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे? तो ये थे आपके व्यापार, शिल्प और प्रशासन के। भारत में प्रमुख रूप से किन वस्तुओं का निर्यात होता था? तो वो होता था मसालों का, सूती वस्त्रों का, रेशम का और कीमती पत्थरों का, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पे आप देखिए सीटेट के कुछ सुपर रिवीजन है। सुपर रिवीजन एक बार देख लेते हैं क्या है ये सुपर रिवीजन। हम्पी, यानी हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी है। सूरत क्या है? प्रमुख मुगल बंदरगाह है। मसूलीपट्टनम क्या है? दक्षिण भारत का बंदरगाह है। कालीकट क्या है? मसालों का व्यापार। और नगर व्यापार, शिल्प और प्रशासन, यानी यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेसन 7 की, यानी लेसन 7 क्या है, इसमें कौन कौन से आपके वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 7 आपका है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यानी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्राइब्स की, नोमोड्स की और सेटल कम्युनिटी की बात करने वाले हैं। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला, मध्यकालीन भारत में अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते थे। जनजातियां सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे। जनजातीय समाज का प्रमुख कह सकते हैं कि आधार क्या था? कृषि, शिकार और पशुपालन और वन उत्पादन थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश यानी नोमैडिक जीवन व्यतीत करते थे। नोमैडिक जीवन का मतलब होता है कि एक जगह पे न रहना, हमेशा भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहना। खानाबदोश समुदाय अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? जाते थे। कई जनजातियां समय के साथ अस्थायी कृषि करने लगी। गोंड मध्य भारत की प्रमुख जनजाति थी। अहोम राज्य की स्थापना सुकाफा ने असम में की, ठीक है ना। और अहोम शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक असम पर क्या किया था? शासन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें अब यहाँ पर कह रहा है कि अहोम राज्य की स्थापना सुकाफा ने असम में की थी और अहोम शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक असम में शासन किया था। गोंडवाना गोंड शासकों के प्रमुख क्षेत्र थे, ठीक है ना। और रानी दुर्गावती गोंड राजा की वीर और प्रसिद्ध शासिका थी। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया था। बंजारे प्रसिद्ध घुमंतू व्यापारी थे, ठीक है ना। बंजारे अनाज, नमक और अन्य वस्तुओं का परिवहन करते थे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जनजातीय समाज की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं थी। कई जनजातीय समुदाय धीरे धीरे बड़े राज्यों का हिस्सा बन गए और कह रहा है कि जंगल जनजातीय समुदायों के जीवन का आजीविका का प्रमुख आधार थे। जनजातीय समाज में सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना महत्वपूर्ण थी। मध्यकाल में जनजातियों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया और जनजातीय समुदायों का इतिहास भारतीय इतिहास का प्रमुख या महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भाग है, ठीक है ना। चलिए कुछ अभी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला, प्रमुख जनजाति कौन थे? गोंड थे। गोंडवाना गोंड राज्य को कहते हैं। प्रसिद्ध शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती थी। अहोम राज्य की स्थापना सुकाफा ने किया था। प्रसिद्ध घुमंतू व्यापारी कौन थे? बंजारे थे। खानाबदोश का जीवन मतलब खानाबदोश क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाले समुदाय कौन क्या बोलते हैं? खानाबदोशी बोलते हैं, जिसको नोमोड्स बोलते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे दिया सीटेट के लिए, गो, दू, अहो, शु, ब, यानी गो से गोंड, दू से दुर्गावती, अहो से अहोम, सु से सुकाफा, बन से बंजारे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। मध्य भारत की
मध्य भारत की जनजाति मध्य भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी थी? तो मध्य भारत की प्रमुख जनजाति जो थी आपकी गोंड थी। गोंड राज्य की प्रसिद्ध शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अहोम राज्य की स्थापना सुकाफा ने किया था। बंजारे कौन थे? घुमंतु व्यापारी थे। खानाबदोशी समुदाय किस राज्य का जीवन जीते थे? किस प्रकार का? तो ये एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब घूम घूम के अपना जीवन ये जीते थे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे गोंड जो है वो मध्य भारत की गोंड जो है ये आपके मध्य भारत की प्रमुख जनजाति हैं। रानी दुर्गावती गोंड की शासिका हैं और अहोम आपके असम की शक्तिशाली राज्य है और सुकाफा अहोम राज्य के संस्थापक हैं। बंजारे घुमंतु व्यापारी और खानाबदोश स्थान स्थान पर घूमने वाले समुदाय। यानी एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से मतलब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है, जिस तरह से भी आपको समझ में आए, लेकिन आपको समझ आना ही है, ठीक है ना, और एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे 8, ठीक है ना। लेसन 8 क्या है? भक्ति एवं सूफी परंपराएं। यानी यहाँ पे भक्ति और सूफी परंपराओं की बात करेंगे, ठीक है ना। भक्ति और सूफी परंपराओं की हम बात करेंगे। यह लेसन आपका 8 है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, इसकी हम बात करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं पहला, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों का व्यापक विकास हुआ। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की भक्ति, प्रेम और समर्पण पर बल दिया। भक्ति संतों ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वह ईश्वर तक एकदम सरलता से पहुंचना था, मतलब एकदम इजी तरीके से हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, भक्ति आंदोलन का ये मुख्य उद्देश्य था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया। वसवन्ना ने वीर शैव यानी यहाँ पर कह रहा है कि लिंगायत यानी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की आलोचना की। कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक ने एक ईश्वर, समानता और मानव सेवा का संदेश दिया था, ठीक है ना। चलिए सब देखते रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा भी है। बाकी यहाँ पे दिया था सिख का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु साहिब है। मीराबाई भगवान कृष्ण की महान भक्त थी। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। सूफी संत प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और भाईचारे में विश्वास रखते थे। सूफी संतों की बात कर रहा है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह, सूफी संतों के निवास स्थान को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत थे और काफ़ी मतलब ये मशहूर है और आज भी लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे और सूफी संगीत और कव्वाली के माध्यम से ईश्वर को उपासना करते थे। मतलब जो सूफी संगीत जो है ना, जिसमें कव्वाली है, यह ईश्वर की उपासना करने का एक क्या है? एक माध्यम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट दिया है कि भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। दोनों आंदोलनों ने प्रेम, समानता और मानवता को संदेश दिया, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और इसके प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं जो आपने ऊपर भी पढ़ा उससे रिलेटेड। पहला इसमें है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। निगुण भक्ति कबीर का है। कृष्ण भक्त मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। और विशिष्टाद्वैत रामानुचार्य, वीर शैव आंदोलन वसवन्ना ने किया था। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा ये मुइन चिश्ती, ठीक है ना। दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और सूफी निवास खानकाह, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक है सीटेट का, जो कह रहा है कि रा बस क ना मी मु नी, यानी रा से रामानुजाचार्य, बस से बसवन्ना और क से कबीर, ना से नानक, मी से मीराबाई, मु से मुइनुद्दीन चिश्ती और नी से आपका निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं आपके, उसको एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, निगुण भक्ति के प्रमुख संत कबीर, विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किसने किया? रामानुजाचार्य। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक वसन्ना थे। अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया
सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। और गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है, तो सिख धर्म की। ठीक है, एकदम क्लियर होंगे आप लोग। देखिए बाकी यहाँ पे कुछ सीटेड सुपर रिवीजन में दिया हुआ है। कबीर निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए हैं, और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं। रामानुचार आपके विशिष्टाद्वैत से जुड़े हैं, और वसन्ना वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से हैं, और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, और खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान। यह कुछ आपके सीटेड सुपर रिवीजन के लिए अलग से बनाया गया था। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं लेसन 9 की। लेसन 9 क्या है? लेसन 9 आपका है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, यानी द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। यानी यहाँ पर कौन कौन से आपके वन लाइनर नोट्स इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मध्यकाल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का इन काल में तेजी से विकास हुआ। चेर, चोल और पांडव राज्यों ने दक्षिण भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाया। चेरा राज्य वर्तमान केरल राज्य में स्थित है। चोल राज्य वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर गग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। राजस्थान में वीरता की परंपरा का वर्णन चारण और भाट कवियों ने किया था। बंगाल में मंगल काव्य साहित्य का विकास हुआ। कश्मीरी भाषा और साहित्य का भी मध्यकाल में ही क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं इसमें। अब देखिए कह रहा है कि अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, भारत का तोता, यानी भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। क्षेत्रीय संस्कृतियों पर स्थानीय शासकों का गहरा प्रभाव पड़ा। मंदिर धार्मिक ही नहीं सांस्कृतिक केंद्र भी थे। लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कथाएं क्षेत्रीय संस्कृतियों का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भाग है। क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाया। ठीक है ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब इसमें दो और इंपॉर्टेंट हैं नोट्स में। मध्यकाल में भारतीय संस्कृति में विविधता को एकता दोनों का विकास हुआ। ठीक है ना, और क्षेत्रीय संस्कृतियां आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है ना, चलिए अब इसके जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देख लेते हैं एक बार। आपको देखिए, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ओडिशा के पुरी में है। निर्माण कराया था अनंत वर्मन चोंड गंगदेव ने। और मंगल काव्य बंगाल से है, और चारण और भाट राजस्थान से। अमीर खुसरो भारत का तोता कहलाता है, और भक्ति आंदोलन क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सीटेड ट्रिक्स क्या है यहाँ पे है, पुरी, गंग, वंग, चारण, खुसरो, यानी पुरी से जगन्नाथ मंदिर, गंग से गंगवंश, वंग से मंगल काव्य, चारण से आपका राजस्थान, खुसरो से भारत का तोता। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। अब बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है इसमें वह कौन कौन से हैं, इसको आप अच्छे से यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने शुरू कराया था? अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने। मंगल काव्य किस क्षेत्र में संबंधित है? बंगाल से। और अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? भारत का तोता। राजस्थान की वीर गाथाओं का निर्माण किन कवियों ने किया था? चारण और भाट ने। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है? तो भक्ति आंदोलन का। ठीक है ना। अब क्विक यहाँ पे मतलब सीटेड सुपर रिवीजन में आपका है पुरी, जगन्नाथ मंदिर, गंगवंश, जगन्नाथ मंदिर के निर्माण, मंगल काव्य बंगाल, चारण भाट राजस्थान की वीर गाथाएं, अमीर खुसरो भारत का तोता, और भक्ति आंदोलन क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। एक ही प्रश्न को कई तरीके से इसने बताया है। आई थिंक आपको एक नहीं दो नहीं अलग अलग तरीके से बताने के तरीकों से आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट लेसन देखते हैं। ये लेसन आपका एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस क्लास 7th का यह लास्ट लेसन आपका है 18वीं क्या है?
यह आपका है 18वीं शताब्दी के राजनीतिक गठन, यानी 18 सेंचुरीज पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की बात करेंगे 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है ना। चलिए इस समय की बात करते हैं। पहला कह रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मराठा शक्ति 18वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक थी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा प्रशासन में पेशवा का महत्वपूर्ण स्थान था। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। सिख शक्ति का विकास गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा के बाद हुआ। महाराणा रणजीत सिंह ने पंजाब में शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य स्थापित किया और राजा सूरजमल जाटों के प्रसिद्ध शासक थे। कौन? सूरजमल। जो सूरजमल थे वो जाटों के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम ने की थी, ठीक है ना। अवध एक प्रमुख क्षेत्रीय राज्य था, यानी अवध जो था उस समय एक बहुत ही प्रमुख कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राज्य था। बंगाल भी एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बन गया। इस काल में मैसूर राज्य का महत्व बढ़ा। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे। यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वह आपके मैसूर के सबसे कह सकते हैं कि प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, ठीक है ना, टाइगर ऑफ मैसूर। यानी टाइगर ऑफ मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे आप। क्षेत्रीय राज्यों के बीच सत्ता के लिए लगातार संघर्ष होते रहे। इसी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और मुगलों के शासन के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, जो आप क्लास ईयर्थ वाला जब नोट्स में लेके आऊँगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए, राजनीतिक अस्थिरता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया, ठीक है ना। भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है ना, राजा महाराजा एक दूसरे से ही लड़ा करते थे, इसका फायदा क्या उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहा कि 18वीं शताब्दी ने भारत में ब्रिटिश शासन का नींव मजबूत होने का मार्ग प्रशस्त किया। यानी 18वीं शताब्दी ने भारत में ब्रिटिश शासक की नींव मजबूत होने में क्या किया? बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला इसमें दिया है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। प्रमुख पेशवा बाजीराव प्रथम थे, ठीक है ना। और खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख राज्य महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, ठीक है ना। और जाट शासक कौन थे? राजा सूरजमल। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं, कुछ शॉर्ट में देखते हैं। चलिए क्या है इसमें? ट्रिक दिया हुआ है 1707 सी वा गो र टीपू, यानी 1707 का मतलब है औरंगजेब की मृत्यु। सी से शिवाजी, ठीक है ना, और वा से बाजीराव प्रथम, गो से गुरु गोविंद सिंह, र से रणजीत सिंह और टीपू से टीपू सुल्तान यानी मैसूर का शेर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखिए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। प्रसिद्ध पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम। खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। पंजाब में शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। और हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम ने हैदराबाद की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
और नेक्स्ट आपका जो सीटेड सुपरविजन, ये लेसन 10 का मतलब कह सकते हैं कि सबसे लास्ट है। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, शिवाजी मराठा साम्राज्य, बाजीराव प्रथम प्रसिद्ध पेशवा, गुरु गोविंद सिंह खालसा, रणजीत सिंह सिख साम्राज्य, टीपू सुल्तान मैसूर का शेर और ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में प्रभाव बढ़ा। यानी 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। अब लेसन 8 का जब मैं लेके आपका आऊँगा पूरा ये, तो इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा देखने को मिलेगा। तो यह जो आप नोट्स अभी आप देख रहे थे, यह सभी नोट्स जो थे ना, वह आपके एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो बुक है सोशल साइंस, वह क्लास 7 का था ये पूरा, लेसन 1 से लेकर के लेसन 9 तक का। तो यह लेसन 1 से लेकर लेसन 9 तक का जो ये आप नोट्स आपने अभी देखा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। सेम इसी तरह का नोट्स मैं क्लास 6 का अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग उसको जा करके अभिषेक सर 450 यूट्यूब चैनल में आप क्या करेंगे, एक बार सर्च कर लेंगे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 450, आप सर्च करेंगे अभिषेक सर 450 आप सर्च करेंगे तो आपको अभिषेक सर चैनल मिल जाएगा। उसमें आप जा करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लास 6 का आपको छोटे छोटे एक एक लेसन का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप क्या करेंगे देख पाएंगे। और यह जो वीडियो है आपका लेसन 7 का है, जो कि पूरा का पूरा एक मैराथन है 7 का, पूरा एक साथ मैंने बनाया है। इसी तरह से लेसन 8 का भी मैं एक पूरा लेसन का मतलब पूरे लेसन का एक साथ एक वीडियो में बना करके कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और भाई सपोर्ट करिए, और आगे भी इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। और चैनल पे इतने देर तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।